नमस्कार। इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। अगले आधे घंटे में हम समझेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के भारत ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और उसके पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं रमेश अभिषेक जी, जो कि सचिव हैं DIPP के। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो इतनी बड़ी सफलता के लिए। थोड़ा सा डिफाइन करें और थोड़ा सा हमें समझाएं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए और हम क्यों बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो इतनी बड़ी छलांग लगाई है भारत ने रैंकिंग के हिसाब से। किसी भी कंट्री को अपने बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिवनेस इस बात से काफ़ी कम हो जाती है कि बिजनेस करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस करने को आसान बनाएं। अपना जो कोई भी प्रोसीजर है, अप्रूवल्स हैं, लाइसेंस लेना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन करना है, तो कम से कम समय लगे, कम से कम खर्च हो, क्वालिटी ऑफ रेगुलेशंस हाई हों, तब जाके आपका एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, टाइम टेकन कम होगा, तब जाके आप दूसरे बिजनेसेस के साथ और दूसरे कंट्री के साथ compete कर सकते हैं। कम्पिटिटिवनेस में ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और भी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन ये नहीं होने से फिर लोग हमारे बिजनेसेस को बहुत बड़ा उसका बुरा असर पड़ता है। और ये सिस्टम में कोई कारण नहीं है कि जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, जब हमारे यहाँ इतने स्मार्ट लोग हैं, तो क्यों नहीं हम उसको बेहतर बनाएं। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि भारत जो है टॉप 50 में जाए वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के, वो इसी क्रम में है। और केवल हम इसी रैंकिंग के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम राज्यों में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। अब हम जिला स्तर पर भी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हमारा पर्पस है कि केंद्र, राज्य, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, रेगुलेटर्स सभी अपने बिजनेस करने को आसान बनाएं ताकि हमारे बिजनेसेस का खर्च कम हो, परेशानी कम हो जनता को, और हम कॉम्पिटिटिव बने। आप जहां भी जा रहे हैं आप एक संदेश पूरी दुनिया को ये दे रहे हैं कि इंडिया मीन्स बिजनेस। तो ये जो रैंकिंग सुधरी है, हम कितने पायदान ऊपर गए हैं? 100 पायदान हम पिछले साल तक थे और इस एक साल में ऐसा क्या हुआ है कि इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट भारत ने अचीव किया है और उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए, 2014 में हमारा रैंक 142 था और हम 130 में थे 2016 में। पिछले साल हम 30 रैंक जंप करके 100 पहुंचे और अभी हम और 23 जंप करके 77 पे पहुंच गए हैं। तो 4 साल में जो हमने 65 रैंक का जंप किया है, ये इस बात को दिखाता है कि जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं वे ग्राउंड लेवल पे जो स्टेक होल्डर हैं, यूज़र्स हैं, उन्होंने उसको महसूस किया है और उन्होंने वर्ल्ड बैंक को यह फीडबैक दिया है कि वास्तव में ये रिफॉर्म्स हुए हैं। क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है दुनिया भर में कि ये बड़ी रिगरस है। अगर उनको फीडबैक मिलता है कि ये काम नहीं हुआ है तो सरकार के क्लेम को वो नहीं मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मेहनत हुई है सभी लोगों के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा, डिपार्टमेंट्स में, स्टेट्स में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, और वो उन्होंने बड़ी इसको पेंस टेकिंगली काम किया है। इसके लिए पेशेंस चाहिए, आपको अपने कानून रेगुलेशंस बदलने पड़ते हैं, अपने प्रोसेस री इंजीनियर करने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है और लगातार फीडबैक लेना पड़ता है लोगों से कि क्या हमारे रिफॉर्म्स काम कर रहे हैं क्या, तब जाके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यह हम अचीवमेंट कर पाते हैं। तो ये तभी कहा जाता है कि एक मैराथन है जो कि इसमें समय लगता है और ये स्प्रिंट नहीं है। और जो रिफॉर्म्स हमने आज से 2 साल या 3 साल पहले किए थे उसमें से भी बहुत से का नतीजा हमें को इस साल मिला है। तो 190 देश हैं, उसमें हम आधे पायदान से थोड़ा सा पॉजिटिव में, अगर हम आधे को जीरो माने तो हम पॉजिटिव में आ चुके हैं। 77 पोजीशन पे अगर हम पहुंचे हैं तो क्या माना जाए कि पिछले साल अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, 10 पैरामीटर्स में, क्या GST में जो टैक्स पेमेंट आसान हुआ है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा और टैक्स के लिहाज से हम थोड़ा सा और आसान देश बने? देखिए, जो हमारा जो मेन इस बार जो इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ा है वो है कंस्ट्रक्शन परमिट में। हमारा लास्ट ईयर रैंक 181 था, 181, इस साल वो 52 हो गया है। तो हमने एक बहुत बड़ा उसमें जंप किया है और हमारा डिस्टेंस टू फ्रंटियर भी लगभग 30 था जो कि अभी ऑलमोस्ट 74 हो गया है, यानी हम बेस्ट प्रैक्टिस के काफ़ी नज़दीक पहुँचे हैं। तो सबसे ड्रामेटिक ये हुआ है। दूसरा हुआ है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में हम लास्ट ईयर 146 पर थे, इस बार हम 80 पे आ गए हैं। तो 66 रैंक का जंप हुआ है और हमारा लगभग 19 का जंप हुआ है स्टार्टिंग बिजनेस में। जहाँ तक GST का सवाल है, GST एक रिफॉर्म के रूप में टैक्स रेट को, सब कई टैक्सेस को कंबाइन किया और उसके अलावा टैक्स रेट भी ओवरऑल कम हुई है। इनकम टैक्स की भी रेट जो है, कॉर्पोरेट टैक्स 25% हो गया है 250 करोड़ तक की कंपनियों के लिए। इन सब चीज़ों का हम लोग को लाभ मिला है। लेकिन चूंकि GST जुलाई में लास्ट ईयर आया था और ये जो टैक्स रिफॉर्म दिसंबर तक दिखे जाते हैं, इसके लिए 1 मई का टाइम नहीं होता है। बाकी रिफॉर्म्स आप वो देखते हैं
1 मई से लेके अगले साल के 1 मई तक, लेकिन इसका देखते हैं केवल दिसंबर तक। तो दिसंबर तक उनको उस तरह का ड्रामेटिक उनको सुधार दिखाई नहीं पड़ा फाइलिंग वगैरह में, जो कि उसके बाद हुआ है। तो जीएसटी का जो फुल इम्पैक्ट है वो आपको अगले साल नजर आएगा। और लेकिन इस साल हमने जो मेजर इंप्रूवमेंट किया है कंस्ट्रक्शन परमिट में और ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में और स्टार्टिंग बिजनेस में। तो ये जो सर्वे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, वो मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में वर्ल्ड बैंक करती है, और यही फॉर्मूला शायद दूसरे देशों के लिए भी लागू है। जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि आप जो काम कर रहे हैं स्टेट्स लेवल पे कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी दूसरे देशों में प्रैक्टिस होगी या उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो क्या वर्ल्ड बैंक हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काम को पूरी तरह से समेट नहीं पा रहा है इस रिपोर्ट में? क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेकर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हमारे 10 इंडिकेटर हैं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में, उसमें से कई सारे इंडिकेटर ऐसे हैं जो केवल केंद्र सरकार से संबंधित हैं, उसमें राज्यों का कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये पूरे देश में लागू होता है। इसी तरह से आप एक्सेस टू क्रेडिट है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स है, और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसमें भी ज़्यादातर चीज़ें केंद्र सरकार की है। स्टार्टिंग बिजनेस है तो उसमें आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन, पैन, टैन, डिन, ये सब केंद्र सरकार का है। जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों का मिलाकर है। बैंक अकाउंट खोलना भी केंद्र सरकार का है। तो ज़्यादातर चीज़ें बाकी पैरामीटर्स में भी केंद्र सरकार की हैं। केवल कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पूरी तरह से राज्य सरकारों के अधीन है। लेकिन हमारे रिफॉर्म्स केवल वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के तक सीमित नहीं है। जैसा कि आपने खुद ही कहा, हम सभी राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। सभी राज्य पिछले 3 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि इसमें अपना अपना बिजनेस एनवायरनमेंट को सुधारें, और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको हम लोग करने का एक प्लान बनाए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोई एक रिपोर्ट के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक बिजनेस करना आसान हो, और जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल व्यवस्थाएं और प्रोसेसेस इस इतने पिछले कई दशकों में जमा हो गए हैं, उसको आसान बनाया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम लोगों को सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाए बिना ही उनका काम हो जाए। तो आपने कहा कि हमारे देश को, इकॉनमी को कॉम्पिटिटिव बनाना सबसे बड़ा उद्देश्य है, और इसलिए जो रिफॉर्म्स हैं वो किए जा रहे हैं। आपने एफडीआई रिफॉर्म्स की बात कई बार कही है कि एफडीआई के लिहाज से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत दुनिया की शायद सबसे खुली अर्थव्यवस्था इस वक्त बन चुका है। तो क्या ये जो एफडीआई रिफॉर्म्स हैं वो भी इसमें फैक्टर इन किए गए हैं? और अगर हम दूसरे इकॉनमी से तुलना करें तो हम अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं? देखिए, एफडीआई रिफॉर्म्स का इसमें इस इंडिकेटर से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस करने को एक लेके उन्होंने लिखा है कि स्टार्टिंग बिजनेस में कंस्ट्रक्शन परमिट, बिजली कनेक्शन, क्रेडिट लेना, उसके बाद ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, वो एक इस तरह से वो एक बिजनेस के लाइफ साइकिल पर उन्होंने फोकस किया है। और भी इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका कि बिजनेस करने से सीधा संबंध है। लेकिन ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक का डूइंग बिजनेस का, ये केवल स्पेसिफिक चीज़ों को ही टारगेट करता है। अब आगे जाते हुए जिस तरह से हम एम कर रहे हैं कि हम टॉप 50 में शामिल होंगे, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहां पर हमें काम करने की ज़रूरत है, और क्या इस इंडेक्स में या इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस हैं इकॉनमी को और इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि जो हमारे जो सबसे चैलेंजिंग एरियाज़ हैं, अगर आप देखें तो 5 इंडिकेटर में तो ऑलरेडी हम टॉप 80 में आ चुके हैं, और उसमें से भी 5 में से 3 में हम टॉप 25 में आ चुके हैं। तो अब तो चैलेंजेस केवल बाकी 5 में ही बचे हैं। तो उसमें एक जैसे आपका इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें हमें काफ़ी काम करना है। तो अभी कॉमर्शियल कोर्ट्स ऑलरेडी सेटअप हो गए, जो कानून में अमेंडमेंट हुआ इस साल, मुंबई में, दिल्ली में सेटअप हो गए। तो उसमें अगर कॉमर्शियल केसेस का डिस्पोजल फास्ट ट्रैक हो जाए तो उसमें हमें नेक्स्ट ईयर फ़ायदा होगा। इसलिए रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लैंड के ट्रांसफ़र पूरा सिंपल ढंग से हो जाए बिना किसी परेशानी के, ये इसका उद्देश्य है। तो इसके लिए आपके ओनरशिप के रिकॉर्ड एकदम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, इनकम्बरेंसेस सामने दिखाई पड़ने चाहिए, रजिस्ट्री ऑफिसेज का पूरा रिकॉर्ड सामने होना चाहिए। इन सब चीज़ों का सिंप्लीफाई करना, डिजिटाइज करना का ये काम है। तो ये दिल्ली और मुंबई में हो रहा है। इसमें अभी हमें समय लग सकता है, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं। इसमें अगर जो सुधार होगा वो अगले साल हमें दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में भी ज़्यादातर कंपनियां अभी भी लिक्विडेशन को प्रेफर कर रही हैं रीऑर्गेनाइजेशन के बजाय। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा ये आईबीसी का प्रोसेस रोबस्ट होता जा रहा है, वैसे ही ज़्यादा कंपनियां रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएंगी, लिक्विडेशन की तरफ कम कंपनी जाएंगी। तो इससे हमारी रिकवरी रेट बढ़ जाएगी, और हमारा इसमें वर्ल्ड बैंक रैंकिंग में भी हमारा इंप्रूवमेंट होगा। पेइंग टैक्सेस में जैसा मैंने बताया, जीएसटी का फुल इम्पैक्ट अगले साल आने की उम्मीद है पूरी, क्योंकि ये सिस्टम अब बहुत ही स्टेबल हो गया है
और अब लोगों को इसमें ऑपरेट करना ज़्यादा सरल हो गया है। तो इन सब चीज़ों का नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग बिजनेस में भी, जैसे मैंने जिक्र किया, इसमें थोड़े और रिफॉर्म हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ऊपर में। तो इन सब का असर हमें अगले साल निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। हमारा मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। हम कोई अपने पिछले साल के 30 के रैंक से भी हम संतुष्ट नहीं थे। इस साल हम 23 का जो जंप हुआ उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम बहुत आगे जाएंगे। टॉप 50 में आने का बिल्कुल हमारा सपना है, और टॉप 50 होने के बाद में और भी टॉप 25 के भी हम कल्पना करेंगे। आप ये संकेत स्पष्ट तौर पर दे रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स हैं, वो ये जो दिशा है रिफॉर्म की, वो आगे भी जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का असर क्या पड़ता है निवेश पर और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था पर समझेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम और रमेश अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। उतार दे। छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, न यहाँ न और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है। इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। वो भी जुर्म था, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भेजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? शेर 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 आया। शेर 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 शेर। शेर सुन लिया, अब शायरी सुनिए। न झाड़ी के पीछे न पेड़ के नीचे, शौच करना है तो सिर्फ दरवाजे के पीछे। अब पूछे क्यों? क्यों? खुले में शौच कीजिएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मेरे शेर के लिए एक और बकरा। कुछ नहीं बेटा, कल तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना? हाँ। घर से दूर पहली बार। अरे मेरी दाम, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। पहला अक्षर अ रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। पहले ये बताओ, हाथ किस किसने धोया है? किसी ने नहीं? चलो तुम्हारे हाथों में जादू चलाते हैं। हे, सबसे पहले होता है हाँ, फिर हाथ पे नाचे। शाबाश, हाथ से होता फिर
आगे पीछे है, खेलो 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 तब, और फिर चलाओ नाखूनों का, हाथ करे फिर पानी में छम 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 छम, क्योंकि साफ हाथ में ही है दम। बच्चों, अपने हाथों को सही तरीके से साफ करो, खास करके खाने से पहले, और साफ हाथों का दम आजमाओ। साफ हाथ में दम है। ओ भाई साहब, ये सब छोड़ो और ये सुनो। मेरे वैसे आप लोग जा कर रहे हैं? मुंबई टू जूनागढ़। वीजा है आप लोगों के पास? सुन ब्रो, इंडिया में अंदर अंदर घूमने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती। जरूरत पड़ती है। वैसे आप लोग कोई लीगल इमिग्रेंट्स तो नहीं हो? पासपोर्ट दिखाओ अपना। बाय द वे, तेरा पासपोर्ट किधर है? सरदार पटेल जी, ये नहीं होते ना तो आज इंडिया छोटे छोटे 562 देशों में बटा होता, और हर देश में जाने के लिए आपको वीजा लगवाना पड़ता। अरे छोड़िए भाई, सरदार ने हमें एक किया, हमने उन्हें क्या दिया? अब तक तो नहीं दिया, पर अब दे रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंचा सबसे शानदार स्टैचू ऑफ यूनिटी, अखंड भारत के प्रणेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि। Incredible India. स्वागत है इस खास मुलाकात में, और हमारे साथ रमेश अभिषेक जी बने हुए हैं जो कि DIBP सेक्रेटरी हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हमारे सामने है। विश्व बैंक ने 2019 सीरीज को डिस्क्लोज किया है और भारत इस वक्त 77वें पायदान पर पहुंच चुका है। सर, हमें ये समझाएं कि इतना बड़ा जो चेंज हुआ पिछले 4 साल में, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हमने रैंकिंग में सुधार किया है, तो उसके पीछे की वजह एक बार फिर से, और कहाँ चीज़ें आसान हुई हैं, थोड़ा सा अगर आप आसान भाषा में समझा पाएं हमारे लिए, तो क्यों हम कहें कि हम लोग कारोबार को आसान बनाने के लिए थोड़ा और ज़्यादा तैयार हुए? सबसे पहले तो DIBP ने एक वर्ल्ड बैंक की टीम ऑफ एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया, जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बेसिस पर उन्होंने एक रिफॉर्म एक्शन प्लान बनाया सभी डिपार्टमेंट्स के लिए जो कि इस काम में लगे हुए हैं, और उसके बाद उस डिपार्टमेंट को साथ शेयर किया, सेंसिटाइज किया, और हम लोगों ने, सरकार ने एक नोडल डिपार्टमेंट बनाया हर इंडिकेटर के लिए, और उसके बाद जब रिफॉर्म्स करने लगे वो, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमने कम्युनिकेशन प्लान बनाया जो कि डिपार्टमेंट ने भी एग्जीक्यूट किया और हम लोगों ने भी उसमें मदद करी। तो क्योंकि बहुत बार रिफॉर्म्स होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है, और ये जब उनको कम्युनिकेट हो गए तब फिर हम लोगों उनके साथ फीडबैक लिया, हम लोगों ने सीधे बात किया, सोशल मीडिया के थ्रू से हमने एजेंसीज अपॉइंट करी उसके लिए, और सब तरीके से डिपार्टमेंट ने भी फीडबैक लिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फीडबैक लिया और हम लोगों ने भी लिया। और जब कहते थे कि कोई इम्प्लीमेंटेशन में गैप है तो उसमें फिर हम लोग करेक्टिव मेजर्स करने के लिए डिपार्टमेंट को कहते थे, या वो खुद भी करते थे। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बने, जैसे दिल्ली में साउथ MCD में उन्होंने 2016 में ही आर्किटेक्ट के साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस तरह से फीडबैक ले लेके उन्होंने ये रिफॉर्म्स किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, और उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि अगर आप मेहनत करें, कम्युनिकेट करें, शेयर करें, फीडबैक लें और लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहें, और ये साइकिल चलती रहती है। दूसरा, हम लोगों ने बहुत सारे इसमें इनोवेटिव आइडियाज़ डाले, जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है डीम्ड अप्रूवल का या डीम्ड NOC का, कि आप एक खास समय सीमा के अंदर यदि आप NOC नहीं देते हैं या अप्रूवल नहीं देते हैं परमिट का या लाइसेंस का, तो उसको हम डीम्ड मान लेंगे अनलेस कि आपने कोई उसमें आपत्ति करी हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन था। उसके अलावा रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन, रिस्क बेस्ड अप्रूवल, जो लो रिस्क है उसमें आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन करिए, शायद आपको परमिशन की जरूरत ही नहीं है। मीडियम रिस्क है तो आप थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन पे विश्वास करिए। पहले कस्टम्स 100% कंसाइनमेंट चेक करता था, फिर अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को उन्होंने रोबस्ट बनाया, स्ट्रांग बनाया। आज कस्टम्स का 10% से भी कम होता है कंसाइनमेंट का चेकिंग। दूसरी और भी पार्टनर एजेंसीज हैं, उसमें चेकिंग अभी ज़्यादा है, ड्रग्स में या फूड में, तो ओवरऑल 20% के अंदर ही है। तो उसमें भी बहुत समय लगता था। पहले डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी या डायरेक्ट पोर्ट एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अभी जो हम लोगों ने जो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को ट्रस्ट किया गया, क्योंकि सरकार विश्वास करती है कि लोगों को हम ट्रस्ट करेंगे अगर उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उन्होंने उसको ट्रस्ट किया, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर बनाया, उनको ये इजाज़त दी कि वो अपने कंटेनर को इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग कर लें फैक्ट्री में ही। पहले वो एक इंस्पेक्टर जाके उसको सील करता था। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा व्यवस्था में आसानी हुई है। नए नए आइडियाज़ लाए गए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है ताकि पर्सनल इंटरफेस कम से कम हो।
सरकारी दफ्तरों का लोगों को चक्कर नहीं लगाना पड़े। तो ये जो व्यवस्थाएं जो की गई हैं, इनोवेटिव व्यवस्थाएं, इसी का ये रिजल्ट है कि मैसिव इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये तो एक प्रोसेस है जो चल रहा है। जैसे जैसे समय बीतेगा और रिफॉर्म्स होंगे और भी आसानी होगी और फाइनली हम लोग ऐसी व्यवस्था में पहुंचेंगे जहां पर एक कम्प्लीटली ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है और जो अथॉरिटीज़ हैं वे खाली चेक करते रहेंगे कि कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ आप मेक इन इंडिया जैसे बड़े प्रोग्राम को भी आप लोग लीड कर रहे हैं, तो क्या इस रैंकिंग के इम्प्रूव होने से आपको लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए और भी आसान होगा? आपकी ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उनको और भी मदद मिलेगी? क्या असर पड़ते हुए देख रहे हैं आप इन दूसरी योजनाओं पर? वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का सारी दुनिया में बहुत महत्व है और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि अगर वर्ल्ड बैंक ये सर्टिफिकेट दे रहा है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, बिजनेस करना आसान हो रहा है, तो ये वास्तव में ऐसा हो रहा है। तो इसका निश्चित रूप से ग्लोबल इस रैंकिंग का फॉरेन इन्वेस्टमेंट से सीधा संबंध है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ भी रहे हैं हमारे देश में। पिछले 4-4.5 साल में आपने देखा है कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है FDI में। और देश में भी जैसे उनको कॉम्पिटिटिव बनाना है, कॉस्ट कम करना है, हमारे बिजनेसेस खास करके जो छोटे उद्योग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब इस तरह की व्यवस्थाएं ठीक नहीं रहती हैं, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि ये सभी के लिए बहुत अच्छा है और इससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता है। क्या जो सिंगल विंडो क्लियरेंस की सिस्टम की जो आपने शुरुआत की उसको फॉलो करना अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा लोगों के लिए? और क्या इस चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं कि जो अप्रूवल्स लेने होते थे अब कम लेने लेते हैं, जितना समय लगता था उससे थोड़ा कम लगता है? तो जो कॉस्ट ओवररन या टाइम ओवररन दूसरी कंपनीज के लिए होता था पहले, उससे काफ़ी हम लोग इम्प्रूव किए हैं। ये क्या सजेशन मिलता है इस रिपोर्ट से? देखिए, सिंगल विंडो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया ये है कि कोई किसी को मल्टीपल एजेंसीज के यहाँ जाना नहीं पड़े, एक ही जगह उनका काम हो जाए। यही देखिए कस्टम्स में जो स्विफ्ट चालू हुआ अप्रैल 2016 में, उसमें भी यही व्यवस्था थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी यही व्यवस्था है कि बाहर की एजेंसी हो या डिपार्टमेंट हो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के, सब जगह आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, एक जगह अप्लाई करिए, वो भी ऑनलाइन अप्लाई कीजिए आप। तो सिंगल विंडो इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो IT सिस्टम्स का अच्छा होना जरूरी है और ये भी देखना जरूरी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन सिस्टम बन जाए और ऑफलाइन भी लोगों को परेशान किया जाए। तो ये जो लगातार फीडबैक लेते हैं हम, तब हमें पता चलता है कि जो सिंगल विंडो सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तभी तो हमने जो रिफॉर्म किए थे आज से 2-2.5 साल पहले, उसका नतीजा आज हमें मिल रहा है। अगर केवल वो फीडबैक नहीं देखते तो इसका रिजल्ट हमें पहले ही मिल जाता है। सर, एक ऑनेस्ट रिप्लाई आपसे और चाहेंगे, क्या आपने इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशन बेहतर होते हुए देखा है? क्या वाकई लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और क्या उसका भी असर इस तरह की रिपोर्ट पर आपको दिखा है? देखिए, जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, ये हमारे जो अधिकारी काम कर रहे हैं केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, रेगुलेटर्स में, ये सबकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। हम तो DIPP से केवल कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उनको शेयर कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने आज ये नतीजा सामने में लाया है और जिन्होंने बहुत अथक परिश्रम करके एक ऐसा काम करके दिखाया जो कि किसी को पहले विश्वास नहीं था। तो तालमेल बहुत बेहतर हुआ है, कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हुआ है, मिलकर काम करने की प्रवृत्ति भी अब काफ़ी पहले से सुधरी है। और क्योंकि एक बहुत से लोग चैंपियंस भी क्रिएट हो गए हैं इन एजेंसीज में, जो चाहते हैं और उनमें बड़ा इस बात का उत्साह है, वे आगे बढ़ के दिखाते हैं सबको कि देखिए हमने ये रिफॉर्म किया और भी ज़्यादा आसान बनाया। आज से 3-4 साल पहले ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे इस व्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। तो पिछले 4 सालों में अगर हम 65 पायदान ऊपर गए हैं और जिस तरह से आपने ये संकेत दिया कि आगे ये रिफॉर्म जारी रखेंगे, आप लोग कोऑर्डिनेशन और बेहतर बनाएंगे और टॉप 50 के लिए हम एम कर रहे हैं, आगे जाते हुए हम और कौन से रिफॉर्म्स की उम्मीद करें? और एक इन्वेस्टर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बाहर बैठा हुआ और इंतज़ार कर रहा है इस देश में आने के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, चाहे वो टैक्स के लिहाज से हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन स्किलिंग के लिहाज से हो? आप बहुत सारी नई पॉलिसीज़ पे काम भी कर रहे हैं, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएँ। देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है तो सभी को सहूलियत मिलती है, क्योंकि कोई जब बिजनेस करना आसान होता है तो इससे लोगों के लिए एक डेटरेंट होता है। लेकिन अगर उनको मालूम पड़ता है कि बिजनेस शुरू करना आसान है और लाइसेंसेस मिलने में, परमिट्स मिलने में, ज़मीन मिलने में आसानी होगी, तो नेचुरल है कि वो उसमें ज़्यादा इनकरेज होते हैं। और ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए बाकी देशों के साथ भी कम्पीट कर रहे हैं।
ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपनी व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार किया है, और ये अगर हम उनके साथ में मैच नहीं करेंगे सुविधाओं को और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, तो स्वाभाविक है कि वो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ स्किल्ड मैन पावर है, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस करना आसान नहीं बनाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं और जा सकता है, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जाता भी है। तो इसलिए हमें अपने को लगातार सुधार करना है, ताकि बाकी देशों से भी हम कम्पीट कर पाएँ, और हम अपने देश को ऐसा व्यवस्थाएं बनाएं कि लोग हमारे प्रति ज़्यादा आकर्षित हों। और जब भी आप बाहर जाते हैं सर, इन्वेस्टमेंट समिट में लेकर के या फिर दूसरे बिजनेसमैन से जब आप इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके दिमाग में भारत की क्या छवि है? बीते अगर 4 सालों की ही बात करें तो क्या वो लोग रिफॉर्म्स को लेकर के आशान्वित हैं कि थोड़ी चीज़ें और भी बेहतर होंगी? क्या इंडिया एक ब्राइट स्पॉट की तरह उन लोगों को भी दिख रहा है? क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था हम हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन क्या वो लोग भरोसा कर पा रहे हैं हमारी ग्रोथ स्टोरी पे? कि हम लोग तो यही अनुमान लगा सकते हैं कि जब वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में हमारा इतना सुधार हुआ है, तो सब लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ा है, तो नतीजा भी कुछ सामने में आ रहा है। लेकिन हम लोग का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आया है या आ रहा है, उससे कई गुना हमारे यहाँ आने की क्षमता है। तो इसलिए हमें अपने को लगातार हमें बेटर बनाना है, लगातार हमें रिफॉर्म्स करने हैं, और तब जाके हमें पूरी जो हमारी जो पोटेंशियल है, क्षमता है, उसका इस्तेमाल पूरा हो पाएगा। अभी तक हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, डीडी न्यूज़ पर खास तौर पर बातचीत के लिए, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इस इम्प्रेसिव इम्प्रूवमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।